हेलो दोस्तों, मैं विकास शाक्या। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है मध्यकालीन भारत की मिडिएवल हिस्ट्री की, उसमें आज एक नया वीडियो मैं लेकर के आपके सामने हूँ। ठीक है। तो ये जो मध्यकालीन भारत की जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये हफ्ते में मैं 4 वीडियोस डालूंगा। एक वीक में यानी 7 दिन में, मंडे से संडे के बीच में 4 वीडियोस आपको मिला करेंगी। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कोई और सब्जेक्ट्स भी मैं कवर करूँ। जैसे संविधान को मैं कवर करना चाह रहा हूँ, तो संविधान को हफ्ते में 3 दिन कवर करूंगा और हिस्ट्री को मैं 4 दिन कवर करूंगा। ठीक है। तो धीरे धीरे जो भी टॉपिक्स होंगे मैं पढ़ाता चला जाऊंगा। तो आज इसकी वीडियो आएगी। आज मंडे है, उसके बाद 3 दिन और बनाऊंगा, कोई भी 3 दिन। और जिस दिन इसकी वीडियो नहीं होगी उस दिन आपको संविधान की वीडियो मिलेगी। ठीक है। या किसी और सब्जेक्ट की मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन सारे सब्जेक्ट्स में कवर करने की सोच रहा हूँ। तो आइए देखते हैं मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। और आज मैं कुछ डिस्कस करूंगा खिलजी वंश के बारे में, जो तुर्क थे। ठीक है। तुर्क, खिलजी जो है तुर्क हुआ करते थे। ये तुर्किस्तान से आए थे। ठीक है। तुर्क के साइड से आए हुए थे। तो उससे पहले, खिलजी वंश से पहले हम देखते हैं कुछ जो नाम है। शहजादा महमूद है, जैसे ये बुगरा खान है। ये दोनों जो है, इन दोनों का संबंध था बलबन से, जो कि आखिरी शासक था, आखिरी सुल्तान था गुलाम वंश का। क्योंकि खिलजी वंश से पहले जो वंश चल रहा था वो गुलाम वंश था। ठीक है। गुलाम वंश बेसिकली जो मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे, जो यहाँ रह गए थे। ठीक है। तो मोहम्मद गौरी के गुलामों ने वो यहाँ से गुलाम वंश शुरू किया था, जिसकी बेटी फिर वो क्या नाम है, रजिया सुल्तान थी। उसके बाद फिर इनकी जो है चलती रही। फिर बाद में बलबन, जो कि गुलामों के सीरीज में से तो नहीं आ रहा था, बट उनकी एक तुर्कमानी चहलगामी थी, उससे आया था। ठीक है। तो उस चहलगामी से वो 40 लोगों का एक दल होता था, उसमें से एक बलबन हुआ करता था। बलवन किस तरीके से आया था, बलवन से मैं इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाह रहा हूँ क्योंकि गुलाम वंश मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी मैं इसलिए बता देना चाह रहा हूँ कि गुलाम वंश के बारे में एक खास बात ये थी। ये जो आखिरी शासक था गुलाम वंश का, जिसका नाम बलवन था, जिसको जो लास्ट में इसको हटाने के बाद फिर खिलजी जो है उसमें पिक्चर में आए। तो ये जो गुलाम वंश का शासक था आखिरी बलवन, ये असल में गुलाम वंश में जो इल्तुतमिश की बेटी थी, ये इल्तुतमिश की जो बेटी थी ये रजिया सुल्तान, उसके अलावा और उसके बेटे बने, सुल्तान बने। लेकिन ये जो बलवन था ये उनके खानदान में से कोई मेंबर नहीं था, ये उनके खानदान का मेंबर नहीं था। ये जो एक तुर्कमाने चहलगामी थी, गुलाम वंश के शासकों ने एक तुर्कमाने चहलगामी बनाई थी जिसमें 40 लोग रखे जाते थे, उसको चहलीसा भी कहा जाता था। उन 40 लोगों में बलवन भी एक हुआ करता था। तो बलबन ने क्या किया था कि उन 40 चहलीसा में रहता था। फिर जैसे ही ये गुलाम वंश के जो शासक वर्ग था, जो इनका खानदान था जो शासन कर रहा था गुलाम वंश के सुल्तानों की तरह, जैसे उनका प्रभाव थोड़ा कम हुआ, उसने क्या किया कि तुर्कमाने चहलगामी का सरदार था ये, उसने शासन पे धीरे से अपना कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद सबसे पहले उसने यही काम किया था कि जिस तुर्कमाने चहलगामी से आया था वो, ठीक है, जिस चहलीसा से वो आया था उस चहलीसा को ही खत्म कर दिया। उस चहलीसा में, उस तुर्कमाने चहलगामी में बड़े अमीर लोग हुआ करते थे, जो लैविश लाइफ जीते थे, जिनके पास हथियार होते थे, घोड़े हाथी वगैरह होते थे, अच्छी ज़िंदगी जीते थे। तो उन लोगों को चहलीसा में शामिल किया जाता था। तो इसने सबसे पहले वही चहलीसा ख़त्म की, क्योंकि इसको पता था कि वो खुद इससे आया है, तो उसके बाद कोई और ना आ जाए। तो उसके बाद तो कोई आया भी नहीं, लेकिन उसने इसी उद्देश्य से किया था। और उसके साथ साथ उसने एक चीज़ और करी कि कोई और अमीर या कोई और सरदार कल को मेरे आगे सिर न उठाए और कहीं वो सुल्तान बनने की कोशिश में कोई विद्रोह ना करे। तो उनके आत्मविश्वास को उसने गिराने के लिए एक नया कदम उठाया। वो कदम क्या था? 2 चीज़ें थी। एक तो था सिजदा और एक था पावोस। ठीक है। सिजदा का मतलब सुल्तान के आगे झुकना, पावोस का मतलब उसके पैरों को चूमना। तो सुबह होते ही जब कोई आदमी किसी आदमी के सामने जाए और उसके पैर चूमे, उसको जो है सजदा करना पड़े, तो वैसे ही उसका आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं डाउन हो गया। उसको ये बता दिया गया कि तेरी औकात क्या है, तेरी औकात सुल्तान के कदमों में है। तो आगे चलकर मेंटली उसने मेंटल अटैक भी किया। इस तरीके से उसने जो है अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया है जो सुल्तान। तो बलबन था वो, और उसका एक बेटा था, उसका नाम था शहजादा महमूद। ठीक है। ये शहजादा महमूद उसका वो बेटा था जो कि मंगोलों के साथ लड़ाई में मारा गया था। ये पूछा जाता है कि बलबन का कौन सा बेटा था जो मंगोलों के साथ लड़ाई में मारा गया, तो उसका नाम था शहजादा महमूद। शहजादा महमूद लड़ाई में मंगोलों के साथ मारा गया था। अब आते हैं बुगरा खान। बुगरा खान जो है ये कहीं मारा नहीं गया था। ये बेसिकली बुगरा खान एक काबिल आदमी था, उसका रिश्तेदार था बलबन का। तो बुगरा खान जो है वो बंगाल में और बिहार में था। बंगाल और बिहार आपको पता है कि भारत के पूर्व में है। ठीक है। ऐसे अगर भारत है तो यहाँ पे बंगाल बिहार यहाँ पड़ते हैं। ठीक है। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो इस साइड बंगाल और बिहार पड़ता है, यहाँ दिल्ली है जहाँ सुल्तान रहा करते थे।
तो बुगरा खान क्या था, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था इस जगह पे, बंगाल और बिहार के एरिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा उपजाऊ एरिया था और बंगाल के पास जो है अपना पोर्ट भी था, ये जो आपका तट है, जो बंगाल की खाड़ी वाला तट है जहाँ से होते हुए व्यापार हो सकता है, तो वो भी था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ध्यान इधर दे रहा था। इधर ध्यान देने की वजह से दिल्ली की स्थिति कमज़ोर हो रही थी। तो दिल्ली की स्थिति कमज़ोर होने की वजह से बुगरा खान, जो कि बंगाल में था और बिहार में देख रहा था, दिल्ली की स्थिति, उसके वहाँ रहने से दिल्ली की स्थिति कमज़ोर हो गई थी और बलवन अब कमज़ोर हो चला था। तो उसकी वजह से जो बलवंत था उसको अपने एक नाबालिग जो उसका बेटा था, पोता था, उसको जो है उस पर बैठाना पड़ा था, गद्दी पे बैठाना पड़ा था दिल्ली की, ठीक है, केवल नाम के लिए कि हाँ राज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरे खानदान का राज चल रहा है, और उसके आदेश पे सारे काम हुआ करते थे। तो बुगरा खान, याद रखिएगा कि ये बुगरा खान जो है पश्चिम बंगाल और बिहार की तरफ, पश्चिम बंगाल का चक्कर नहीं था उसमें, बंगाल ही था, क्योंकि भारत का बंटवारा उस समय नहीं हुआ। तो बुगरा खान जो है बंगाल और बिहार पे ध्यान देता था, दिल्ली पे ध्यान बिल्कुल नहीं देता था, जिसकी वजह से अपने नाबालिग पोते को, जो बलवंत था, उसे गद्दी पे बिठाना पड़ा था, कहाँ की, दिल्ली की गद्दी पे, ठीक है। तो ये नाम दो याद रखिएगा। और अब आगे आते हैं तुर्क के बारे में। तुर्क जो है, ये जो खिलजियों का आना हुआ, ये सबसे पहले आकर के क्या हुआ, जब भारत में घुसे तो ये रोजगार की तलाश में पश्चिम बंगाल में और बिहार के इलाकों में जाकर के जगह जगह बस गए, और वहाँ पर जाकर के ये सेना में शामिल हो गए, सेना के लिए काम करने लगे, लड़ाइयों में शामिल होते थे, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते थे। तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल और बिहार में इनकी बसावट थी, ये वहाँ बसे थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं खिलजी वंश का शासनकाल। अब जैसे ही ये बुगरा खान का नाम खत्म होता है, बलवन खत्म होता है, उसके बाद इस जो बलवन का जो गुलाम वंश है, जो आखिरी शासक है बलवन, उसको हटा करके उसके सभी रिश्तेदारों को साफ करके जो आगे आए, जो वंश आगे आया, वो थे खिलजी, और ये तुर्क थे, ये पश्चिम बंगाल और बिहार में थे। धीरे धीरे इन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई और धीरे से दिल्ली पे इन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। आपने देखा होगा मूवी में भी, ठीक है। तो खिलजी वंश के शासनकाल को आप याद रख सकते हैं, कई बार ये पूछा जाता है, 1290 से 1320, 30 साल का शासन था खिलजी वंश का, ये आप याद रखिएगा, 1290 से 1320 का शासनकाल खिलजी वंश का था, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो शासक था वो कौन था, सबसे पहला जो सुल्तान था वो कौन था, वो था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। तो आइए देखते हैं मंगोल और जलालुद्दीन खिलजी। ये जो खिलजी वंश के ये जो तुर्क थे, जो जिनसे खिलजी आए आगे, वो पश्चिम बंगाल और बिहार में रहा करते थे, और कुछ तुर्क सरदार बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, जिनको मंगोलों से रक्षा के लिए अलग अलग इलाकों में लगा दिया गया था। मंगोल अक्सर क्या करते थे, जैसे भारत का नक्शा ये है, ये रहा कश्मीर ऊपर, और यहाँ पे आज पाकिस्तान है, ये फिर उसके इधर साइड से, यहाँ से चाइना है और रशिया है, और इधर चाइना है, बीच में जो है ये, यहाँ से मंगोल आया करते थे, ठीक है, यहाँ से मंगोल आते थे। तो बीच वाला जो एरिया है, यहाँ से मंगोल आया करते थे, और ये यहाँ से जो भारत की जो नॉर्थ वेस्ट है, यानी उत्तर पश्चिम सीमा है, ठीक है, ये रहा उत्तर नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट। जब हम नॉर्थ और वेस्ट के बीच में किसी इलाके की बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। यानी भारत की उत्तर पश्चिम सीमा मंगोलों के द्वारा असुरक्षित थी, मंगोल इसी सीमा से भारत पे आक्रमण किया करते थे। तो एक सरदार था जलालुद्दीन खिलजी, जो पहले इन्हीं के यहाँ सरदार था, ये जो गुलाम वंश का शासन था उन्हीं में सरदारों की तरह था, महत्वपूर्ण सरदार था, ताकतवर था, काबिल था। तो उसको क्या किया गया था कि मंगोलों से भारत की सुरक्षा के लिए उसको उत्तर पश्चिम प्रांत में लगाया गया था, भारत के जो आज की डेट में पाकिस्तान का एरिया है। तो वहां पे मंगोलों से सुरक्षा के लिए जलालुद्दीन खिलजी को लगाया गया था। ये रहा जलालुद्दीन खिलजी। और मैक्सिमम काम इनका, अधिकतर काम जो खिलजियों का था वो यही था, मैक्सिमम ऊर्जा इनकी मंगोलों से टकराने में ही खर्च हुई। लेकिन अलाउद्दीन के आने के बाद जो मंगोल थे उनकी ताकत काफ़ी कम हो गई, उनको बहुत बुरी तरह से उसने हराया, बहुत बुरा हाल किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने काफ़ी हद तक कमज़ोर करने में जो है सहायता की थी मंगोलों को, लेकिन जब उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी आया तो उसने पूरी तरह से जो है मंगोलों को बर्बाद करके रख दिया, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अब और देखते हैं। गुलाम वंश का अंत करके ये जो है शासक बना था जलालुद्दीन खिलजी। तो गुलाम वंश का अंत किसने किया था, खिलजियों ने किया था, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, खिलजियों ने गुलाम वंश का अंत किया था। अब देखते हैं कि जब जलालुद्दीन खिलजी आया तो भाई अब इंडिया में राज कर रहा है, तो इंडिया में हिंदू भी होंगे, तो हिंदू और जलालुद्दीन खिलजी के बीच में क्या रिलेशन थे, किस तरह का व्यवहार था उसका। तो जलालुद्दीन खिलजी की इमेज हिंदुओं के साथ थोड़ी
रियायत वाली है, बहुत ज़्यादा वो कट्टर नहीं था हिंदुओं के प्रति, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय था और उसको इस बात की जानकारी थी कि अगर हम हिंदुओं के साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो जिस तरह का विद्रोह या जिस तरह की काबिलियत ये रखते हैं, उसके बाद हमारा इस देश में राज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने साम दाम दंड भेद लालच देकर धर्म परिवर्तन करके या जैसे भी करके धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति बनाए रखी हिंदुओं के बीच में, और हिंदुओं को बिल्कुल उदार नीति के साथ, बहुत ज़्यादा उदार तो नहीं लेकिन फिर भी एक बैलेंस नीति के साथ चलते हुए इन्होंने हिंदुओं के साथ अपने रिलेशन बनाए रखे। ठीक है। और अब आते हैं जलालुद्दीन की हत्या के बारे में। जलालुद्दीन अपना काम करता रहा था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने लायक कुछ है नहीं। कई बार रिटन एग्जाम में ऐसा लिखने को आ जाता है कि हिंदुओं के साथ जलालुद्दीन खिलजी की नीति का वर्णन कीजिए, वो क्या करता था, इस तरह की चीज़ें। मंगोलों के साथ, मतलब उसका थोड़ा सा हिस्ट्री अगर कहीं पूछी जाए तो आपको थोड़ा मंगोलों के बारे में पता होना चाहिए कि मंगोलों से उत्तर पश्चिम प्रांत की देखभाल की जो जिम्मेदारी थी वो इसकी थी, और इस तरह से 2-3 पॉइंट जो आपको पता चलते हैं वो आप बता सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से लिखे जाते हैं आंसर। और अब जलालुद्दीन की हत्या जो है उसका जो भतीजा था, जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने की थी। आपने मूवी में भी देखा होगा कि किस तरीके से उसने धोखे से हत्या की थी उसकी। तो हत्या उसने कहाँ की थी, अगर मूवी आपने ध्यान से देखी हो तो देवगिरी नाम की एक जगह थी जिसको लूट पाट करके, जिसको जीत करके, ठीक है, और वहाँ की राजा की एक बेटी को उसने अपनी रानी बनाने के उद्देश्य से वहाँ से उठा करके ले आया था, और वहाँ अपने इलाहाबाद में आकर के वो रुका था। ठीक है, इलाहाबाद के पास एक जगह है कड़ा, वहां पर आकर के वो रुका था। तो कड़ा के पास वो देवगिरी को लूट करके कड़ा के पास आकर के, इलाहाबाद के पास आकर के रुका था। तो जलालुद्दीन को ये लगा कि ये शायद जो अलाउद्दीन है जो लूट का माल लाया है देवगिरी से, ये तो काफ़ी ज़्यादा माल है, क्योंकि देवगिरी काफ़ी समृद्ध इलाका था। देवगिरी दक्कन में पड़ता है, जो आपका, जहाँ से आपका दक्षिण भारत की शुरुआत होती है, मध्य प्रदेश के नीचे का जो इलाका है वहाँ पर पड़ता है। तो वहाँ से जीतने के बाद जब वो इलाहाबाद पहुँचा तो जलालुद्दीन को ये लगा कि कहीं ये मेरा भतीजा मेरे खिलाफ विद्रोह तो नहीं करेगा, या फिर सारा लूट का माल खुद तो हड़प नहीं कर जाना चाहता है। तो इस वजह से वो अपनी सेना लेकर के आगे बढ़ा और अलाउद्दीन से मिलने गया। वो मिलने गया इलाहाबाद, लेकिन इलाहाबाद से थोड़ी दूर पहले, कड़ा से थोड़ी दूर पहले, उसने अपने सैनिकों से ये कहा कि तुम लोग पीछे ही रहो, कहीं ऐसा ना हो कि अलाउद्दीन को ये लगे कि मैं उस पर अटैक करने आ रहा हूँ या फिर उससे लूट का माल छीनने आ रहा हूँ, तो कहीं वो भाग न जाए। इस वजह से मुझे अकेले ही जाना होगा। अपने कुछ सरदारों के साथ वो अकेले ही अलाउद्दीन के सामने पहुंच गया, और यही उसने सबसे बड़ी गलती की, और अलाउद्दीन ने उसकी धोखे से छुरा मार करके हत्या कर दी। तो इस तरीके से जलालुद्दीन का अंत हो गया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कहाँ की थी, कड़ा, इलाहाबाद के पास। ठीक है, और किस अभियान के बाद उसने हत्या की थी, देवगिरी के अभियान के बाद हत्या की थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं, एक जगह का नाम है दिल्ली में मंगोलपुरी। मंगोलपुरी क्या है, मंगोलपुरी क्या है, अगर आपने दिल्ली आप कभी विजिट किया हो, कभी दिल्ली आए हो, तो दिल्ली में एक जगह है उसका नाम है मंगोलपुरी। ये मंगोलपुरी कुछ नहीं है, जब मंगोलों का अटैक हुआ था भारत पे तो कुछ मंगोलों को पीट पाट करके, मार वार करके, या कुछ अच्छे सरदार जो हुआ करते थे मंगोलों के, उनको सेना में भर्ती करके उनको भारत की जो ये दिल्ली की जो है सल्तनत की सेवा में लगा लिया खिलजियों ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो जब इनको यहाँ लगा लिया तो इन्होंने, जो मंगोलों ने, जो मंगोल थे, इन्होंने खास करके अपने एक विशेष जगह बनाने की कोशिश की दिल्ली के अंदर, कि हम एक अलग इलाका ही घेरेंगे दिल्ली में। तो वही इलाका जो घेरा है इन्होंने, मंगोलों ने, उसी को मंगोलपुरी कहते हैं। ठीक है, मंगोलपुरी कुछ है नहीं, ये मंगोलों के द्वारा बसाया हुआ जगह है, शहर है, शहर नहीं, एक जगह है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी दूसरी, वो बनाई थी सीरी में। सीरी भी दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली पे तो सुल्तान था ही वो, लेकिन उसके अलावा सीरी नाम की एक जगह है। आज के समय में सीरी नाम की जगह का कोई ज़्यादा अवशेष बाकी नहीं बचा है। थोड़े बहुत वहाँ पे कुछ कार्यक्रम होते हैं, कुछ एक आध अच्छे ऑडिटोरियम से बने हुए हैं, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स हुआ करते हैं, कई बार अलग अलग संस्थाएं करती रहती हैं, लेकिन सीरी में और कोई अवशेष अब अलाउद्दीन खिलजी के इस राजधानी का, सीरी का, बचा नहीं है। ठीक है, बाकी बची ये मंगोलपुरी। मंगोलपुरी जो है दिल्ली में जो मंगोल बसे हुए थे, इनके साथ अलाउद्दीन खिलजी का जो है अक्सर पंगा हुआ करता था छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। उनमें सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो ज़्यादा बड़ी समस्या थी, छोटी छोटी बातों पे तो होता ही रहता था, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी समस्या ये थी कि जब अलाउद्दीन कहीं पर भी इनको लेकर के जाता था मंगोलों को लड़ाई में, तो जब लड़ाई से वापस लौटता था तो लौटने के बाद लूट के माल को लेकर के अक्सर मंगोलों में और ये जो अलाउद्दीन है इनके बीच में, मंगोल सरदारों में और जो अलाउद्दीन है उसके बीच में कभी जो है खींचातानी हो जाया करती थी, इनके बीच में लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। तो इस वजह से अलाउद्दीन ने एक बार क्या किया था, मंगोलों को बहुत बुरी तरह से मारा था दिल्ली में। इनको मार के ख़त्म ही कर दिया था, इनको बहुत ज़्यादा, इनके प्रभाव को ख़त्म कर दिया था, इनको बिल्कुल एकदम गुलाम को गुलामी बना दिया। फिर इन्हें नौकरी में भी नहीं रखा, इन्हें सेना में भी नहीं रखा, उन्होंने कहा तुम ऐसे ही रहो,
तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ना तुम्हें आर्मी में ले जाएंगे कहीं किसी अभियान पे, ना ही तुम्हें कुछ देंगे। तो इस तरीके से उसने मंगोलों को दबाया। ठीक है, तो मंगोल, ये घटना भी याद रखिएगा, ये अक्सर पूछी जाती है कि मंगोलों पर किस प्रकार नियंत्रण स्थापित किया था, और मंगोलों को, जो मंगोलपुरी में जो मंगोल बसे थे, उनके साथ अलाउद्दीन के मतभेद के क्या कारण थे। ठीक है, इस बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें कई बार 100 वर्ड्स में या 200 वर्ड्स में लिखने को आ जाती हैं हिस्ट्री के पेपर में। ठीक है, तो मंगोलपुरी के बारे में पता चल गया। अमीरों के साथ अलाउद्दीन की क्या नीति थी। जो अमीर होते हैं, मैंने आपको बताया, जो लेविश लाइफ जीते हैं, जो शान शौकत के साथ जीते हैं, वो कहलाते हैं अमीर। अब शान शौकत के साथ क्यों जीते हैं, सीधी सी बात है, उनको या तो ज़मीन मिली होगी वसूल करने के लिए, जो आपका ज़मींदारी होती है, कुछ उससे राजस्व वसूल करते होंगे, उस ज़मीन से किसानों से वसूल करते होंगे, महसूल वसूल करते थे जिसको टैक्स कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वसूल करने के कारण वो अमीर हो गए। अपने पास घोड़े रखते थे, हथियार रखते थे, जिस तरह से राजा रहता है ठीक उसी तरह से वो भी रहने की कोशिश करते थे, उसी की नकल किया करते थे। जैसे होता है ना कि हाँ मेरे पास पैसा है और उनके पास भी पैसा है, वो जैसे रहते हैं वैसे हम भी आज से रहना शुरू करेंगे। ठीक है, कई बार होता है कौआ मोर की कलगी लगा ले तो कैसा लगता है, तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि ये नहीं देखते कि हमारे हालात क्या हैं, लेकिन पैसे आते ही सबसे पहले शान शौकत पूरी करनी है। तो इस तरह के लोग होते हैं। तो अमीरों की हालत कमोवेश वैसी ही थी उस समय। ठीक है, कौवे के सर पे मोर की कलगी, वो ये नहीं देख रहे थे कि हमें और कैसा क्या करना चाहिए कि ये जो विदेशी आक्रांता हमारे देश में आ रहे हैं इनसे बचने का क्या उपाय किया जाए, ये सब उन्होंने देखा नहीं। ठीक है, उन्होंने बस जैसे ही पैसे मिले, हाँ भाई ठीक है आ जाओ, अब तो हम ये लेंगे वो लेंगे, अब घोड़े खरीदेंगे, एक घोड़ा ऐसा होगा दूसरा वैसा होगा, एक अरबी होगा तो एक पता नहीं कौन सा होगा। तो इस तरीके से ये काम किया करते थे। तो अलाउद्दीन इनसे बहुत चिढ़ता था। अलाउद्दीन को उनकी ये हरकतें पसंद नहीं थी। अलाउद्दीन ने अमीरों पे नियंत्रण करने के लिए क्या किया, ये पूछा जाता है कई बार। तो उसने अमीरों पे नियंत्रण करने के लिए वही चीज़ कि साइकोलॉजिकल प्रेशर बना दो, हर चीज़ के लिए तुम्हें हमसे इजाज़त लेनी है, अपनी औकात में रहो। जब कोई आदमी अपनी औकात भूलने लगता है तो क्या किया जाता है, छोटी से छोटी बात के लिए भी हमसे पूछोगे, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। तो अमीरों को कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन ने भी कुछ ऐसी ही साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक दबाव होते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव की नीतियाँ होती हैं, उनका इस्तेमाल किया। क्या किया, जैसे अमीरों के यहाँ जो शराब पीने का या जश्न करने का या नाच गाना वगैरह जो आयोजित करते थे, उन चीज़ों पे इसने रोक लगा दी और ये कहा कि बिना इजाज़त के, अगर हमारी मर्जी होगी तो इजाज़त देंगे, पूरी देखने के बाद कि हाँ तुम क्या करने वाले हो, उसके बाद ही तुम्हें इजाज़त देंगे। यहाँ तक कि शादियाँ भी अगर आप करोगे, ठीक है, तो भी आप इनसे इजाज़त लोगे, सुल्तान से, अलाउद्दीन खिलजी से। तो इस तरीके से उसने अमीरों को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। क्योंकि अमीरों में कई बार क्या होता था, उसका एक कारण और था अमीरों को कंट्रोल करने का। अमीर जो है थोड़े लेविश लाइफ जीते थे, उनके पास पावर भी होती थी, ज़मीन का भी वो होता था। कई बार ये समर्थन इकट्ठा करके लोगों का एक सेना, एक पूरी की पूरी एक मिलिशिया तैयार कर लेते थे, उसके बाद ये विद्रोह कर दिया करते थे। तो इस वजह से अलाउद्दीन ने इनको कंट्रोल करने की नीति अपनाई, साइकोलॉजिकल प्रेशर बना करके, उनको उनकी औकात में रख करके। यही होता है कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हें कुछ भी करना हमसे पूछे बिना नहीं करोगे। तो ये क्या होता है, हर बार ये याद दिलाना, इसका मतलब यही होता है, इसका पर्पस कि आप हमसे बार बार पूछोगे, इसका पर्पस यही होता है कि आप मुझे याद रखो, आपकी औकात हमसे ऊंची नहीं है। आपकी औकात क्या है आप ये याद रखो, आपको पूछना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमसे। तो इस तरीके से करके मनोवैज्ञानिक दबाव बना करके, ये बहुत पुरानी तकनीकें हैं, आज भी चलती हैं। तो इस तरीके से ही लोगों के मनोविज्ञान के साथ खेला जाता है। और जो काबिल होता है, कई बार जब वो आगे बढ़ने लगता है तो उस काबिल आदमी से, जो जलने वाला आदमी होता है, अगर वो थोड़े ऊंचे पद पे है तो देखता है कि अच्छा कहीं ये मेरी कुर्सी कल को हथिया ना ले, तो वो इस तरह की हरकतें शुरू करता है। आपने देखा होगा, अगर आपने नौकरी नहीं की है प्राइवेट जॉब में या सरकारी में कहीं पर भी, तो जब आप कभी करोगे तो आप इस चीज़ को देखोगे कि अगर जैसे ही ऊपर वाले को यह असुरक्षा महसूस होती है कि कहीं ये मेरी जगह ना ले ले, वैसे ही वो क्या करता है, ऊपर बैठा हुआ आदमी उस छोट जो नीचे बैठा है, या फिर एक कदम भी नीचे है, जैसे आप यहाँ बैठे हो दूसरा बस जस्ट आपके नीचे है, एक ही पद का अंतर है, तो वो करता क्या है, उससे ये कहना शुरू करता है कि तुम ये सब बिना मुझे बताए नहीं करोगे। हालांकि उसमें क्षमता है और इसकी ज़रूरत भी कई बार नहीं है कि आपको बताया जाए, बस आपको सीसी में रखा जा सकता है, आपको ये बताया जा सकता है कि मैंने ये कर दिया है। लेकिन एक होता है कि मुझे भी बता दो जब कुछ कर रहे हो, एक होता है मुझे बताए बिना आप करोगे ही नहीं। तो ये जो चीज़ की जाती है कि मुझे बताए बिना करोगे ही नहीं, ये आत्मविश्वास को गिराने के लिए या फिर सामने वाले को उसकी औकात दिखाने दिलाने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये काबिल है तो कल को ये कहीं इसके दिमाग में ना ये आ जाए कि मैं इसकी जगह छीनूंगा। क्योंकि ये आदमी खुद इसी साइकोलॉजी से ग्रस्त होता है कि मैंने जिस तरीके से ये जगह बनाई है,
कहीं इसी तरीके से दुनिया भी आगे बढ़ती होगी। जो आदमी जिस तरीके से आगे बढ़ता है उसके लिए वही तरीका सही होता है और वही तरीका वो मानता है कि यही तरीका है, दुनिया इसी तरीके से आगे बढ़ती होगी। अधिकतर लोगों को ये बीमारी होती है, मेंटल बीमारी है, लेकिन इसको पागल नहीं कहा जा सकता, इसलिए पागल खाने में ऐसे लोग रखे नहीं जा सकते, लेकिन होता ऐसा ही है। तो ठीक इसी तरीके से जब किसी आदमी को किसी पे दबाव बनाना होता है तो वो ऐसी ही हरकतें करता है। जब उसको पता लगता है कि कहीं ये मुझसे आगे ना निकल जाए, काबिल है, ये भी पता होता है काबिल है, मुझसे ज़्यादा काबिल है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे लिए खतरा हो जाए, तो अगले ही दिन से उस पर ये शुरू हो जाता है, अरे यार तुम ये ठीक से नहीं कर पाते हो यार, अगली बार से तुम मुझे हर चीज़ बता के दिखाना। अब तुम ठीक से कर पाते हो नहीं कर पाते हो इसकी परिभाषा बहुत बड़ी होती है। मैंने आपकी किसी चीज़ को देखा और कह दिया नहीं यार मज़ा नहीं आया, कौन देख रहा है, कौन वैलिडेट कर रहा है कि मैं इस चीज़ को समझ भी पा रहा हूँ या नहीं, या फिर सामने वाले ने जो किया है वो कितना अच्छा है, उसके बाद भी नहीं यार कुछ खास मज़ा नहीं आया। तो ये तरीके बहुत पहले से इस्तेमाल होते आए हैं, आज भी इस्तेमाल होते हैं। राजनीति का यही गंदा चरित्र है और इसी तरीके से जो है पूरे देश पर बाहरी आक्रांताओं ने और हमारे देश पे खुद हमारे यहाँ के लोगों ने, जो काबिल लोगों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, इसी तरीके से लोगों पे राज किया है। ठीक है, और इतिहास का महत्व तो इसी में है कि जो कुछ पीछे हो चुका है उनसे हम सीखें और आने वाले समय में इन चीज़ों से बचने का, इन चीज़ों को और बेहतर बनाने का, लोगों को इन चीज़ों से बचाने का, जो बुरी चीज़ें थी जो समाज को निकल गई उनसे बचाने का क्या रास्ता है, इसीलिए इतिहास पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, महाभारत आती थी बहुत पहले, आजकल फिर आ रही है। उसमें आपने देखा होगा जब महाभारत का एपिसोड खत्म होता है तो उसमें एक लाइन आती है, सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत। ये इतिहास के महत्व की बस एक लाइन में समझाया गया, इतिहास के महत्व को, इतिहास का जो महत्व है ना उसे इसी एक लाइन में, महाभारत का जो एपिसोड खत्म होता है जो लाइन आती है ना, सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, इसी एक लाइन में इतिहास के महत्व को बताया गया है। और यही महत्व है इतिहास का कि जो कुछ पीछे हो चुका है उसको देखें, उस कहानी को समझें और उससे सीखें, और सीखने के बाद आज के युग में हम नए युग का स्वागत करें, उन गलतियों को ना दोहराएं और वो अच्छी चीज़ें जो पहले हुई हैं उनको यहाँ स्थापित करें समाज में, और जो पहले गलतियाँ हो चुकी हैं उसको पूरी तरह से हटाएं, उससे सीखें कि ये गलतियाँ नहीं करनी। तो इसलिए इतिहास का महत्व है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप ये सारे टॉपिक्स नोट कर लीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप अपनी तरफ से जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले आप नोट करते रहिएगा, ये बेसिक्स हैं, इनसे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि इनसे आएगा नहीं, इनसे ही आएगा। लेकिन इसके अलावा भी इतिहास का क्षेत्र दायरा बहुत बड़ा है, ये वो चीज़ें हैं जो हर कोई पढ़ के जाता है, और पेपर में इतिहास का दायरा इतना बड़ा है क्योंकि, तो इस वजह से कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कहाँ से आए हैं, और इतिहास को लेकर के ये समस्या बनी रहती है। इसलिए जो कुछ भी आपको इनसे रिलेटेड, जैसे सर्च मार लिया कभी, जनरल नॉलेज के पेज पे गए और अपना गूगल पे जाके सर्च मार लिया, खिलजी वंश से रिलेटेड MCQs, खिलजी वंश से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, ठीक है, तो इस तरह की जो भी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको जो कुछ भी अजीब सा लगे लगे कि नोट करने लायक है उसे नोट कर लीजिए। अदरवाइज ये बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, परसों फिर मैं आऊँगा नया वीडियो लेकर के, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।